तो बॉयज आप लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा टॉपिक है आज का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको पता है पॉइंट चार्ज क्या होता है, आपको पता है टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगे, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो वही सबसे पहले एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा आप लोगों ने बोर्ड पे देखना है सबने कि लेट सपोज हमारे पास एक हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है बच्चों, ठीक है? अब ये जो टेस्ट चार्ज है बच्चों, मैं कहता हूं इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, लेट सपोज इस लाइन के ऊपर मैं कहता हूं यहां पर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज रखा है प्लस क्यू। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? आउटवर्ड। क्या होती है? तो आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? आउटवर्ड होगी। ऐसा ही है, सबको बात समझ में आ रही है मेरी? अब क्या करना है, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज सपोज कर लिया जिसका नाम है प्लस क्यू नॉट। क्या है? हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज सपोज कर लिया प्लस क्यू नॉट। अब हम चाहते हैं इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए से मूव करवाकर कहां ले जाएं? पॉइंट बी पे ले जाएं। हम चाहते हैं इस टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी पे ले जाएं। तो क्या करना होगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या करना होगा? आपको यहां पर अप्लाई करना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या करेगा? इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट क्या करवाएगा? फासला तय करवाएगा, वर्क करवाएगा। फिर बता रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V से शो होता है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, इसको वोल्टेज भी कहते हैं। ये करता क्या है? एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट क्या करवाता है बच्चों? फासला तय करवाता है। क्या करवाता है? फासला तय करवाता है। इस एग्जांपल में आपको एक ड्रॉ कर रहा हूं लाइन, ठीक है? अब इसको आपने ऑब्जर्व करना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट क्या कर रहा है ये टेस्ट चार्ज? फासला तय कर ले रहा है, ठीक है? डेल्टा आर मैंने लिखा है यहाँ पे कि फासला तय कर लिया इस टेस्ट चार्ज ने। तो होता क्या है बच्चों, एक टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर जितना ज्यादा फासला तय करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट जितना ज्यादा फासला तय करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है? तो वही सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन on the test charge against the electric field intensity। जितना ज्यादा एक टेस्ट चार्ज पर वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। तो बॉयज अगर आप ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा वर्क किया जाए किसके ऊपर? एक टेस्ट चार्ज के ऊपर। देखो वर्क जो है नॉमिनेटर में, मतलब जितना ज्यादा हम वर्क करते हैं एक टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से लिखा जाता है। जितना ज्यादा वर्क किया जाए एक टेस्ट चार्ज को,
इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे, जिसको आपने किससे लिखा है, V से लिखा है। अब इसकी बात है यूनिट क्या होता है, आगे इससे हम बढ़ेंगे। यूनिट क्या होता है बच्चों, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो जूल पर कूलम आप कहोगे क्या है, वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज है। तो आपने अभी समझा, एक टेस्ट चार्ज पर जितना ज्यादा वर्क किया जाए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उतना ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, जो अभी हमने समझ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कि एक टेस्ट चार्ज पर जितना ज्यादा वर्क किया जाए उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बॉयस कैसे पढ़ना है तो देखिएगा, अभी अभी आप लोगों ने ये सीखा बच्चों, अभी अभी आप लोगों ने सीखा, अभी अभी आप लोगों ने सीखा बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपको पता है बच्चों कि वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है। तो बच्चों क्या करेंगे आप लोग, वर्क की जगह लिख देंगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे इसको हम। तो यहां पर हो गया वर्क की जगह फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, क्यू नॉट को वैसे ही लिख देना है बच्चों। इसके बाद क्या होगा, क्यू नॉट को आप लोग लिखेंगे फोर्स के साथ, तो आपने फोर्स के साथ क्यू नॉट को लिख दिया। अगर ये मल्टीप्लाई में ना ऊपर, तो आप किसी एक के साथ लिखोगे। अगर बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में यहां पर बच्चों प्लस या माइनस होगा, तो दोनों के साथ आता क्यू नॉट, क्योंकि मल्टीप्लाई है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो आप क्यू नॉट को एक के साथ लिखोगे और डॉट वैसे ही लगाओगे, और डेल्टा आर को आप वैसे ही लिख दोगे बच्चों। अब क्या होगा ये देखिएगा आप लोग, अब ये होगा बच्चों कि हमने ये करना है कि यहां पर हमें पता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो हमने V को वैसे लिखा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दिया, और डेल्टा आर वैसे ही आ गया। तो इससे ये बात समझ में आई। हमें एक और बात समझ में आ गई बच्चों यहां पर, वो ये कि हमें एक बात समझ में आ गई बच्चों यहां पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, electrostatic potential is the dot product of electric field intensity and position vector या displacement। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर के दरमियान में अगर डॉट लगा है, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका मतलब है ये स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। और डॉट हटाने पर क्या लगाना होता है बच्चों, कॉस लगाना होता है। क्या लगाना होता है, कॉस। तो इसका मतलब हो गया V बराबर हो गया E डेल्टा आर कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म है, और ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, और क्या रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में। हमने हमने कवर कर लिया कि इस टॉपिक अभी हमने कवर किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और क्या रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में। अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने, इसका नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है, कैपेसिटर। अब वो इस कैपेसिटर क्या चीज है ये समझते हैं हम लोग कि वो इस कैपेसिटर क्या चीज है।
कैपेसिटर क्या चीज होता है देखिएगा आप लोग कि एक ऐसी डिवाइस जिसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जिसका काम क्या है बच्चों, चार्ज को स्टोर करना। तो हम लिख देते हैं ये क्या करता है, ये स्टोर करता है बच्चों। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर स्टोर करता है चार्जेस। तो हम लिख देते हैं कैपेसिटर स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर स्टोर करता है चार्जेस। अच्छा, अब डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। तो किस पर्पस के लिए होता है बच्चों, वो पर्पस होता है टू प्रोवाइड स्टार्टिंग एनर्जी। क्या पर्पस होता है बच्चों, टू प्रोवाइड स्टार्टिंग एनर्जी। कैपेसिटर का पर्पस होता है टू प्रोवाइड स्टार्टिंग एनर्जी। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल बच्चों को याद होती है कैपेसिटर के बारे में, वो बच्चों ये होता है, फैन के अंदर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। तो वो इस फैन में जब कैपेसिटर लगाया जाता है तो मतलब ये होता है कि फैन, कभी कभी आपने देखा होगा इस तरीके से कि फैन रुका हुआ है और वो चल नहीं रहा। तो आपने क्या किया, एक जो है वो वुडन प्लैंक लिया और उसको उससे जो है फैन के पर को क्या किया, धक्का दिया, पुश किया, तो फैन चलने लग गया। इसका मतलब उस कैपेसिटर का जो, सॉरी, उस फैन को जो कैपेसिटर वीक हो चुका है, वो स्टार्टिंग एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे इलेक्ट्रिकल शॉप पे और बोलोगे कैपेसिटर दे दो। तो सबसे पहले पूछेगा भाई बताओ कौन सा कैपेसिटर चाहिए। तो आपसे पूछेगा 2.5, 3.5 या 4.5। उसको भी उस कैपेसिटर की जो यूनिट है, कैपेसिटेंस की यूनिट उसको पता नहीं है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, उसको यूनिट पता नहीं है। लेकिन आज की क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। अगर 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है तो वो छोटा कैपेसिटर है, 3.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ज्यादा ज्यादा हैवी है, ज्यादा एबिलिटी रखता है चार्ज को स्टोर करने की। तो जितना ज्यादा हैवी कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं, उतना ज्यादा फैन में से करंट दौड़ता है, उतना ज्यादा तेज फैन चलता है। उसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि फैन की पावर बढ़ रही है, फैन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आप सबको। अच्छा, वो चेक कैसे करता है कैपेसिटर को, वो दो तार कैपेसिटर के सॉकेट में लगा देता है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगा देता है, और उन दो तार को निकालने के बाद दोनों तार को टच करता है आपस में, और टच करने पर क्या होता है, स्पार्क होता है। जितना ज्यादा तेज स्पार्क हो रहा है, मतलब ये है कि उस कैपेसिटर में उतनी ज्यादा चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर हो जा रहा है। और अगर आप अपना पुराना वाला कैपेसिटर चेक करोगे, दोनों तार को सॉकेट में लगाओ और देखना कोई स्पार्क नहीं हो रहा है या बहुत कम स्पार्क हो रहा है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी जो है चार्ज स्टोर करने की, वो कम हो गई है या खराब हो गया है कैपेसिटर। होप सो बच्चों ये बात आपको समझ आ गई होगी, कैपेसिटर क्या होता है और कैसे कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है। इसके बाद हम समझते हैं बच्चों कि कैपेसिटर, अगर जनरली मैं बनाना चाहूं कैपेसिटर दिखता कैसे है बच्चों, तो मेरे पास दो प्लेट होने चाहिए। ठीक है, दो प्लेट होने चाहिए। जैसे मैंने कहा एक प्लेट मेरे पास ये है, और मेरे पास एक और प्लेट है, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक को बना दूंगा पॉजिटिव और एक को बना दूंगा नेगेटिव। ठीक है, तो एक पॉजिटिव प्लेट हो गई हमारी बच्चों, और एक क्या हो गया, नेगेटिव प्लेट हो गई। एक हमारी पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर की और एक हमारी नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव कैसे हुई। जो पॉजिटिव प्लेट है बच्चों उसको आपने लेट सपोज पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है, और नेगेटिव प्लेट जो है बच्चों उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है, इसीलिए आपको दिख रहा है कि एक प्लेट पॉजिटिव हो गई और एक प्लेट नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, वोल्टेज है। और यहाँ पर एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है और एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ है, और हमेशा इक्वल चार्जेस स्टोर होते हैं। जितना एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। प्लेट का एरिया भी सेम है बच्चों, दिख रहा होगा आपको। और इन दोनों प्लेट के दरमियान का जो फासला है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इसको हम लिखते हैं डी से। इसे लिखते हैं बच्चों डी से, लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को हम लिखते हैं किससे, डी से लिखते हैं। तो ये हो गया डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब अब हम समझेंगे बच्चों कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। तो याद रखिएगा बच्चों, जितना ज्यादा घर में वोल्टेज आएगा उतना ज्यादा कैपेसिटर के प्लेट में चार्ज स्टोर होगा।
जितना ज्यादा वोल्टेज आएगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, उतना ज्यादा तेज फैन चलेगा। ऐसा ही होता है। जब घर में वोल्टेज कम होता है तो फैन स्लो चलता है, और जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो फैन तेज चलता है। इसका मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल क्या हो गया कि चार्ज स्टोर इन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब क्या बच्चों, जो चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के प्लेट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, वोल्टेज के। अब क्या होगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हमेशा लगता है कांस्टेंट, तो यहां पर हम कांस्टेंट लगाएंगे सी, जिसको आप कहोगे कैपेसिटेंस। सी क्या है बच्चों, कैपेसिटेंस है। सी यहां पर क्या है बच्चों, सी इज द कैपेसिटेंस। यहां पर सी क्या है बच्चों, सी इज द कैपेसिटेंस। तो अब हम कैपेसिटेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं बच्चों। कैपेसिटेंस क्या है, मैं यहां लिख देता हूं कि कैपेसिटेंस क्या चीज है। कैपेसिटेंस एक एबिलिटी होती है कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, एबिलिटी होती है कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन अगर कही जाए क्या है, तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। अब क्या करना है बच्चों आप लोगों को, आपको ये करना है बच्चों, अब आपको यहां पर यूनिट क्या है कैपेसिटेंस की, जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि उस दुकानदार को जो कैपेसिटर बेच रहा है उसको सिर्फ इतना पता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की मिकदार क्या है, उसको यूनिट पता नहीं है। तो यूनिट कैसे आएगी इस को समझते हैं हम लोग। जैसे फॉर्मूला हमारे पास था बच्चों, Q इज इक्वल टू सी वी, और यहां से C अलग करेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके पास आ गया कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V है बच्चों। अब हम निकालना चाहते हैं इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा बच्चों, आपको पता है चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या यूनिट होती है बच्चों, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और आपको पता है बच्चों वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट बराबर होता है फैरेड के, फैरेड के बराबर होता है कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट क्या है बच्चों, फैरेड होता है, ठीक है। और इसको आप स्मॉल एफ सॉरी कैपिटल एफ से लिखते हो। और जो कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की यूनिट इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है माइक्रो फैरेड, छोटी यूनिट इस्तेमाल होती है। फैरेड बहुत बड़ी वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की, और फैन में वाला कैपेसिटर बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको लिखते हैं माइक्रो फैरेड में लिखते हैं हम। तो कैपेसिटेंस की यूनिट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइक्रो फैरेड है, लेकिन होती यूनिट फैरेड है। हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज स्टोर करे उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। अब ये सवाल कैपेसिटर का लॉन्ग में आता है, इसके अंदर 3 सब टॉपिक होते हैं कि जब पहला, जब मीडियम जो है कैपेसिटर के प्लेट के दरम्यान में एयर है पहला। जब कैपेसिटर के प्लेट के दरम्यान में आपको दिख रहा होगा बच्चों कि कैपेसिटर का जो प्लेट है ये वाला यहाँ पर अभी दिख रहा है एयर है, तो ये एक केस है। दूसरा केस, जब यहाँ पर प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम है ये डाइलेक्ट्रिक हो। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है एयर के अलावा कोई सा भी दूसरा मीडियम, जैसे कि आमतौर पर जो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं वहां पर कार्बन पेपर होता है। तो पहला केस जब एयर हो मीडियम, दूसरा केस जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, और तीसरा केस जब एयर और डाइलेक्ट्रिक दोनों हो। तो ये 3 केसेस हैं, कोई 2 केस आ जाता है एग्जाम में लॉन्ग के अंदर, मतलब कैपेसिटर की डेफिनेशन और साथ में कोई 2 केस आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो हम जो है अभी पढ़ रहे हैं व्हेन एयर इज द मीडियम, ठीक है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है बच्चों जिसके प्लेट का एरिया ए दिख रहा होगा आपको। अच्छा, कैपेसिटर के 2 प्लेट के दरमियान में फासला कितना है बच्चों, डी दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और एयर जो है इसकी परमिटिविटी कितनी होती है बच्चों, दिख रहा होगा एप्सिलॉन नॉट। क्या दिख रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों डेरिवेशन स्टार्ट कहां से हो रही है, गॉस लॉ के 3 केसेस थे बच्चों जो आपने पढ़े थे। पहला था कि थिन शीट के दरमियान के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा केस था कि 2 अपोजिट प्लेट के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर देखो वही केस अप्लाई हो रहा है कि यहां पर 2 अपोजिट प्लेट्स हैं, तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, मैं लिख देता हूं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है,
फॉर टू अपोजिट प्लेट्स, तो यहाँ पर भी दो अपोजिट प्लेट है बच्चों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों सिग्मा क्या होता है, आप सबको पता है कि सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया को हम कहते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन एरिया को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक और चीज बच्चों आपको पता है, एक और चीज आप लोगों को पता है कि वोल्टेज क्या था, अभी पढ़ा था ई डॉट डेल्टा आर। वोल्टेज क्या था, ई डॉट डेल्टा आर, वहां पर डिस्टेंस था डेल्टा आर, यहां पर क्या है डी है, तो हम क्या लिख देंगे v इज इक्वल टू ई डी, v इज इक्वल टू, अभी जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया आप लोगों को, वोल्टेज बराबर है ई डॉट डेल्टा आर, वहां पर डिस्टेंस डेल्टा आर था, यहाँ पे क्या डी है, तो हम क्या लिख देंगे डी लिख देंगे। तो यहां से ई का फॉर्मूला अलग कर लीजिए बच्चों, ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ई का फॉर्मूला हो जाएगा v अपॉन डी, ई का फॉर्मूला हो जाएगा v अपॉन डी हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, ई की जगह पुट कर रहा हूं v अपॉन डी, ठीक है बच्चों, और सिग्मा की जगह मैं लिख रहा हूं चार्ज अपॉन एरिया, और जो एप्सिलॉन नॉट है उसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं जैसे ऊपर लिखा हुआ था। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, इसको अरेंज करेंगे, v वैसे ही आ गया बच्चों, डिवाइड वाला d वैसे ही आ गया बच्चों, और q भी आ गया, और a एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट a भी आ गया। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है अभी अभी कि q बराबर था cv के। अभी अभी कैपेसिटर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि q बराबर किसके बच्चों, cv के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये v वैसे लिख देंगे, d भी लिख देंगे, और q की जगह लिख देंगे cv, और एप्सिलॉन नॉट a को हम वैसे ही लिख देंगे जो बचा हुआ है हमारे पास। अब क्या होगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्योंकि c निकालना है बच्चों, तो c का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड है बच्चों, यहां कर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, और डिवाइड वाला d वैसे ही आ जाएगा। तो c का फॉर्मूला आपके पास आ गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, जो हमें क्या करना था, फाइंड करना था कि फॉर एयर कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी है। अब हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड केस स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन मीडियम का हम सेकंड केस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है व्हेन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक, जो आपके पास हेडिंग मौजूद है कि मीडियम क्या है, अब डाइलेक्ट्रिक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ऑलरेडी हमने एक केस सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमारे पास जो मीडियम था वो क्या था बच्चों, हमारे पास जो मीडियम था वो क्या था बच्चों, एयर था। यहाँ पर मौजूद आपके पास कि मीडियम क्या है बच्चों, एयर है। हमारे पास जो मीडियम है यहाँ पर वो क्या है, एयर है, ठीक है। अब हमारे पास जो मीडियम बच्चों आपको शो हो रहा है कि मीडियम हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। एयर की जो परमिटिविटी होती है बच्चों, एयर की परमिटिविटी क्या होती है बच्चों, आपको पता है क्या होती है, एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, और डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी कितनी है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, आपको दिख रहा होगा। एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, और डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी कितनी बच्चों, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, बाकी सारी चीजें क्या है सेम। तो चेंज सिर्फ परमिटिविटी हो रही है, मीडियम एयर था तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम डाइलेक्ट्रिक हुआ तो परमिटिविटी क्या हो गई बच्चों, परमिटिविटी बन गई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर हो गई, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक चीज ही चेंज करूंगा फॉर्मूले में, वो ये होगा कि परमिटिविटी को मैंने क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम करूंगा, और ये कि जो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है सी का, उसको चेंज करेंगे। मैं लिखूंगा, देखिएगा आप लोग बच्चों, कि व्हेन मीडियम इज, when medium is dialect, when medium is air, when medium is air, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और मैं ये कहता हूं बच्चों कि when medium is, when medium is dielectric, when medium is डाइलेक्ट्रिक, तो मैं अब सिर्फ चेंजिंग क्या कर रहा हूं, जरा अपना नोट करना है बच्चों, ठीक है। मैं चेंजिंग क्या कर रहा हूं कि व्हेन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक, जब मीडियम डाइलेक्ट्रिक है बच्चों,
तो अब क्या चेंजिंग है देखिएगा आप लोग, सी की जगह एयर के लिए कैपेसिटेंस सी था, डाइलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस मैं यूज करूंगा सी डैश। आपको पता है एयर के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, डाइलेक्ट्रिक के लिए परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर हो जाएगी। और एयर की कैपेसिटर के प्लेट का एरिया ए था, तो अब भी कैपेसिटर के प्लेट का एरिया क्या है बच्चों, ए है। और आपको पता है कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान में पहले भी फासला डी था, अब भी फासला क्या है, डी है। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, कि जब कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान में मीडियम क्या बन जाए, डाइलेक्ट्रिक बन जाए। अब मैं थोड़ा सा और इसको जो है वो इक्वेशन को जो है समराइज करने की कोशिश करूंगा, देखिएगा जरा। मैं ये करता हूं बच्चों, एप्सा आर को मैं इक्वेशन के बाहर लिख रहा हूं और बाकी सबको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एप्सा नॉट ए अपॉन डी। और आपको पता है एप्सा नॉट ए अपॉन डी किसके बराबर है बच्चों, सी के बराबर है। तो मैं सी डैश लिख दूंगा और एप्सार वैसे ही लिख दूंगा और सी भी लिख दूंगा। तो इस तरह से बच्चों क्या होगा, इस तरह से मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कि कैपेसिटेंस फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एप्सा आर टाइम्स कैपेसिटेंस ड्यू टू मीडियम एयर। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया फॉर कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहां पर ये दूसरा केस भी हमारा क्या हो गया,